एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होगी और आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। चलेंगे आज के क्लास में। इंग्लिश लिटरेचर की आज क्लास नंबर 26 है और आज भी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूँ जो आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राइटर्स और पोएट्स होते हैं जिनको हर एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट की हूँ। और तो चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ द नावल टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स। बताइएगा टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स नावल का सब टाइटल क्या है। इट मीन्स इसका दूसरा क्या नाम है। और टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स किसका है, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये थॉमस हार्डी का है। ठीक है, जिनको वेसेक्स नावल की वजह से, वेसेक्स नाम के एक फिक्शनल टाउन की वजह से जाना जाता है। तो चलिएगा, अपना पहला ऑप्शन है प्योर वोमेन फेथफुली रिप्रेजेंटेड, दूसरा है एन इम्प्योर वोमेन अनफेथफुली रिप्रेजेंटेड, और जो है तीसरा ऑप्शन है प्योर वोमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, और चौथा है एन इम्प्योर वोमेन फेथफुली रिप्रेजेंटेड। बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप इसको देख लें, इसका टाइम तो 1891 में इसको इन्होंने जो है कंप्लीट किया था। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बताइए। हाँ बिल्कुल सही, सी वाले विद्यार्थी बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिएगा, अ प्योर वोमेन फेथफुली प्रेजेंटेड ये इसका सब टाइटल है, जिसमें टेस्ट के साथ है ना फिजिकली प्रॉब्लम होती है और जो है एलेक्ट डी अर्बरविल्स के वजह से उसको पूरे लाइफ परेशानी झेलनी पड़ती है, और जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है उसका नाम रहता है सारो। तो चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द लोटस ईटर्स इज बेस्ड ऑन होमर्स ओडिसी, दांतेज इन्फर्नो, होमर्स इलियड, दांतेज डिवाइन कॉमेडी। बताइएगा यहाँ पर लोटस ईटर्स किस पर आधारित है, होमर के ओडिसी पर कि दांते के इन्फर्नो पर, होमर के इलियड पर, या दांते के डिवाइन कॉमेडी पर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए। बताइएगा लोटस ईटर्स की अगर हम सभी बात करें तो ये जाना जाता है होमर के ओडिसी पर आधारित है। इसको याद रखिएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है। होमर के ओडिसी पर बेस्ड है और ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये आप ध्यान रखिएगा एपिसोड इन बुक 9 ऑफ होमर्स ओडिसी इस पर आधारित है ना। आप कह सकते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन एन एपिसोड इन बुक 9 ऑफ होमर्स ओडिसी। ठीक है, इसके बाद आप इसको कोरिक सॉन्ग की वजह से जानते हैं, और टोटल कोरिक सॉन्ग की बात करें तो टोटल 8 कोरिक सॉन्ग्स हैं इसमें। ओके, तो आपको ये कंप्लीट आपको ज्ञान हो गया होगा कि लोटस ईटर्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, किसकी है तो सबसे पहले आप यही बताएं, और कहाँ पर पूछी गई है ये भी बताएं। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ पोएट का ही नाम दिया है, बट आपको बताना ये भी पड़ेगा कि ये लाइन कहाँ पर पूछी गई है, किस रचना में, और वो रचना का पब्लिकेशन डेट क्या है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ये मैथ्यू अर्नोल्ड की जो है लाइन है, और उनकी पोयम किस में आई है, द ब्रूक में आई है। याद रख लेंगे द ब्रूक में आई है ये लाइन, और ब्रूक कब पब्लिश हुआ था तो 1886 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आपको मैथ्यू अर्नोल्ड को याद रखना होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे, हु मेड द ऑब्जर्वेशन अबाउट शैली दैट ही इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज ल्यूमिनियस विंग्स इन वेन। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। किसने शैली के लिए लिखा है अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंगल, बीटिंग इन द a beautiful and ineffectual angel beating in the wide his luminous wings in vain। ये पंक्तियाँ किसकी है, तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही, सी वाले विद्यार्थी ध्यान रखेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड की लाइन है ये, जो कि शैली के बारे में उन्होंने लिखी है।
आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच टर्म हैज़ बीन यूज्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन हिज कल्चर एंड एनार्की फॉर द मिडिल क्लासेस। बताइएगा, मिडिल क्लासेस के लिए कल्चर एंड एनार्की में उन्होंने, आपने देखा है फिलिस्टाइन वर्ड भी कल्चर एंड एनार्की में उन्होंने दिया है, और बारबेरियंस भी दिया है, पॉपुलेस भी दिया है, परफेक्ट नहीं दिया है उन्होंने। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या नहीं दिया है, तो परफेक्ट नहीं दिया है, फिलिस्टाइंस, बारबेरियंस और पॉपुलेस दिया है। तो ये जो है आप याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, फिलिस्ताइन की, बारबेरियंस की, द पॉपुलेस। तो याद रखेंगे बिल्कुल, आप सभी लोग एकदम करेक्ट हैं। फिलिस्ताइन ए ऑप्शन करेक्ट है, मतलब जो है उन्होंने मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट किया है फिलिस्ताइन वर्ड के माध्यम से। बारबेरियंस अरिस्टोक्रेटिक्स के लिए आया है, ठीक है, अरिस्टोक्रेट्स के लिए आया है ये बारबेरियंस, और पॉपुलेस आया है वर्किंग क्लास के लिए। तो ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वर्किंग क्लास के लिए उन्होंने पॉपुलेस वर्ड जो है शब्द लाया है, और बारबेरियंस लाया है अरिस्टोक्रेट्स के लिए यानी धनी संपन्न वर्ग, और मिडिल क्लास के लिए फिलिस्टाइंस। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ डिकेंस नॉवेल दैट ओपन्स विथ द वर्ड्स इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। बताइए ये कहाँ से ली गई है, चार्ल्स डिकेंस के किस रचना में है, ये किस नॉवेल में है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुआ है, वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये भी बताएं, और किस नॉवेल में आया है ये भी बताएं। चलिए पहले तो सबका डेट देख लिया जाए। टेल ऑफ टू सिटीज़, लंदन और पेरिस, ये भी क्वेश्चंस कई बार बना हुआ है, 1859 में आया है, ठीक है। और अगर आप आगे बढ़ें तो पिकविक पेपर्स एन एपिसोडिक नावल है, ये इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, एन एपिसोडिक नावल है ये वाला। और ओलिवर ट्विस्ट की बात करें तो 1837 to 39 है इसका डेट। हार्ड टाइम्स आप ध्यान जानते हैं 1854 है। तो यहाँ पर और फिगर्स ऑफ स्पीच बताइए, तो देखिए इट वाज बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज वर्स्ट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही एंटीथीसिस है, ठीक है, एंटीथीसिस है, ओके। दो क्लॉज एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। और ये लाइन कहाँ की है, टेल ऑफ टू सिटीज़ की, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एशिया इज अ कैरेक्टर इन शैलीज प्रोमेथियस अनबाउंड, शैलीज नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म, किड्स का हाइपेरियन, और शैली का सेंसी। बताइएगा, शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है जो 1820 में पब्लिश हुआ था, यही इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आप सभी करेक्ट जा रहे हैं। प्रोमेथियस अनबाउंड इनका क्या है, 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है, और 1820 में ये पब्लिश हुआ था। बहुत अच्छे। नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म तो 1811 में यानी 1811 में इन्होंने, आपने देखा था ना कि नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म लिखे थे, और इसी वजह से उनको एक्सपेल कर दिया गया था, ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। हु हैज़ कंपोज द फॉलोइंग लाइन्स, टू मी दैट कप हैज़ बीन डील्ड इन अनदर मेजर, ये लाइन कहाँ की है। वैसे तो द कप की बात करें तो टेनिसन का एक पोयम भी है ना, टेनिसन का एक पोयम या ट्रेजेडी, दोनों में से कोई एक है, बट ये टेनिसन का द कप है। और अगर आप इन पंक्तियों की बात करें तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जॉन कीट्स, पीबी शैली, टीएस इलियट और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन में से। तो इसको याद रखना होगा। ये दो लगातार मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं, और दोनों कोटेशन ही मैंने बनाया है, ताकि जो है आप लोगों को कोटेशन से भी रिलेटेड जानकारी रिवीजन होती रहे। तो पीबी शैली ने इसको दिया है, किस रचना में दिया है, तो आप याद रखें पीबी शैली का अगर टाइम देखें तो 1792 से 1822 तक इनका पूरा जीवन काल है, और इन्होंने इन पंक्तियों को दिया है किस में, तो आप इसको जान लें, डिजेक्शन नियर नेपल्स, ओके। इसका दूसरा नाम भी आप देखें तो स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन, ये भी मिलता है आपको। तो बोथ आर करेक्ट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इन विच पोयम ऑफ शैली डू द फॉलोइंग लाइन आकर, तो यहाँ पर भी वही मिलेगा,
एलास आई हैव नॉट होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉर काम अराउंड। जब वो आपको पता है कि उनकी लाइफ में हमेशा से प्रॉब्लम ही रही थी, और वो मतलब इसीलिए मेलोपोइक पोएट उनको कहा जाता है, मेलांकलिक पोएट भी कहा जाता है, ठीक है, और रिवोल्यूशनरी पोएट भी कहा जाता है। आप देखते हैं तो अपनी तकलीफ़ों को अपनी रचनाओं में व्यक्त करते हैं। यहाँ भी पंक्तियाँ वैसे नीरस सी दिख रही हैं, देखिए, एलास आई हैव नॉट होप, मुझे उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शांति भी नहीं है, काम भी नहीं है, चारों तरफ बेचैनी ही बेचैनी है। ये पंक्तियाँ भी ध्यान रखिएगा, बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन या डिजेक्शन नियर नेपल्स की लाइन है। ओके, कंपोज्ड बाय पी शैली। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, विच ऑफ द शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइएगा, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे तो जो ऑप्शन आपको मिल रहा है 4 ग्रेट ट्रेजेडी है, इसका सीक्वेंस आपको पता है HOKM, ठीक है, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। बट आपको याद रखना ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कौन सी चारों ट्रेजेडी में से ऐसी ट्रेजेडी है जिसमें लगातार ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी, मौतें ही मौतें देखने को मिलती हैं। 8 मौतें अंत में जो है टोटल काउंट किया जाए तो 8 जो है डेथ हुई थी। बताइए, अब तो हिंट मिल ही गया होगा, तो बिल्कुल सही, हेमलेट जो है इसी को कहा गया है ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देखते हैं कि सबसे पहले अनजाने में, वैसे तो अगर देखा जाए तो जो भूत है, जो हेमलेट के पिता हैं सीनियर हेमलेट या किंग ऑफ डेनमार्क, वो तो पहले से मृत हो चुके हैं, तो उनका भूत है आता है जो है उनकी आत्मा हेमलेट के पास। लेकिन अगर फर्स्ट डेथ की बात करें तो पोलोनियस हैं जो कि ओफिलिया के फादर हैं, हेमलेट अनजाने में उनको पर्दे के पीछे मार देता है। उसके बाद फिर आप देखते हैं, ठीक है, फिर अंत में सबसे हेमलेट की मृत्यु होती है और होरेशियो बच जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लगातार फिर देखते हैं आप, क्लॉडियस भी मर जाते हैं, जो है गर्टी भी मर जाती हैं, और आपके लार्टीज भी मर जाते हैं, रोजनक्रंट बिल्डिंगस्टर्न, ये सब लोग समाप्त हो जाते हैं। तो टोटल 8 डेथ दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल सो कॉल्ड। बताइए, कौन सा ऐसा विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है जिसमें बिल्कुल कोई प्रोज नहीं है, पोएट्री ही पोएट्री है, इसलिए उसको लिरिकल ट्रेजेडी कहा गया है। तो बताइएगा, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है रिचर्ड थर्ड, दूसरा रिचर्ड सेकंड, तो पहले थर्ड लिखे थे फिर सेकंड लिखे थे, ओथेलो और हेमलेट। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। लिरिकल ट्रेजेडी कहा गया है। आप सभी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे बिल्कुल सही रिचर्ड सेकंड। याद रखिए, रिचर्ड थर्ड के तो रॉयल क्रिमिनल कहा गया है, ठीक है, रिचर्ड थर्ड को रॉयल क्रिमिनल कहा गया है, और रिचर्ड सेकंड जो ट्रेजेडी है उसको लिरिकल ट्रेजेडी कहा गया है। वैसे तो ब्लैंक वर्स इनका जो है, ब्लैंक वर्स में सब कुछ लिखते थे। ओथेलो और हेमलेट तो ट्रेजेडी ही है, ठीक है, तो बी वाले विद्यार्थी करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द थीम ऑफ द वेस्टलैंड इज, वेस्टलैंड की थीम क्या है? प्री वार डिसइल्यूजनमेंट, पर्सनल लाइफ ऑफ द ऑथर, या पोस्ट वार डिसइल्यूजनमेंट ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, या करंट पॉलिटिक्स। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको मिल जाएगा कि आप देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो सबसे पहले T.S. इलियट की बात करें तो 1888 में इनका जन्म होता है और 1965 में इनकी मृत्यु होती है। तो आप देखिए 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध तथा 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों इन्होंने देखा है, ये तो आपके दिमाग में बन ही गया। अब जब वेस्टलैंड की बात करें तो 1922 में वेस्टलैंड पब्लिश होता है, पहले क्राइटेरियन में, फिर डायल में अक्टूबर नवंबर, फिर बाद में बुक फॉर्म में दिसंबर में आता है, ठीक है, 5 के भागों में बटा हुआ है। ओके, अब आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है 1914 से 1918 तक का। इसके बाद आप देख पा रहे हैं सब कुछ समाप्त है, हर कोई परेशान है विज्ञान को लेकर के कि विज्ञान अभिशाप बन गया है। तो यहाँ पर ये चूँकि फिलोसॉफी पढ़ते थे, हिंदू फिलोसॉफी से ज़्यादा ये प्रभावित थे, तो इस वजह से, और क्रिश्चियनिटी से भी प्रभावित थे, तो इन्होंने जो है पोस्ट वार डिसइल्यूजनमेंट, मतलब जैसा भ्रम पैदा हो गया है उसको यूरोपियन सिविलाइजेशन में उसको व्यक्त किया गया है वेस्टलैंड में। ओके, तो आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, W.B. Yeats was,
डब्ल्यू बीट्स कैसे क्या थे? एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो अमेरिकन थे, एंग्लो जर्मन थे, या आप क्या कहेंगे इनको, एंग्लो आयरिश थे? बताइएगा। डब्ल्यू बीट्स की बात करें तो पहले तो इनका लाइफ स्पैन देखें, जीवन काल 1865 से लेकर के 1939 तक, आप इसको देख पा रहे हैं ना, 1865 से 1939 तक इनका जीवन काल है। फिर ये एंग्लो आयरिश पोएट थे, बिल्कुल सही, आप सभी विद्यार्थी करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, एंग्लो आयरिश पोएट माने जाते हैं। इनका पूरा नाम की बात करेंगे अगर आप, तो विलियम, इसके बाद है बटलर ईट्स, इनका पूरा नाम है। इनको नोबेल प्राइज़ 1923 में दिया गया था। और सेलिंग टू बाइजेंटियम द टावर, इसकी वजह से बड़े फेमस हैं। ओके, तो मुझे लगता है आपको अच्छे से याद हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। फर्स्ट फोलियो अ collected edition of Shakespeare's plays contained 36 text plays. How many of them were printed for the first time? बताइएगा। फर्स्ट फोलियो जो कि कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर से प्लेज था, जिसमें 36 प्लेज इंक्लूड किए गए थे, कौन सा एक नहीं इंक्लूड किया गया था? तो ये आप जानते हैं कि पेरिकिल्स, जिसका सब टाइटल प्रिंस ऑफ टायरे है, वो नहीं इंक्लूड किया गया था। बट आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि पहली बार प्रिंटेड कितने हुए, 15 हुए, 16 हुए, 17 हुए, 18 हुए। तो आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि 18 प्लेज जो है फर्स्ट टाइम पब्लिश हुए थे। बिल्कुल, ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, बट आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर पूछे कि टोटल कितने हैं तो 37 प्लेज हैं, जिसमें से फर्स्ट फोलियो जब 1923 में आया था तो पेरिकल्स को नहीं लगाया गया था उसमें, तो 36 प्लेज आए थे, जिसमें से 18 पहली बार प्रिंट हुए थे। ओके, आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 15 में। हु सेड लिसीदास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट? किसने लिसीदास के बारे में कहा है? लिसीदास मतलब कौन है? तो आप याद रखें, ये एक एलिजी है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, बहुत कॉमन सा है बट कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है। जॉन मिल्टन के द्वारा 19 कह रहे हैं, देखिए मेरे से ही गड़बड़ हो रहा था, 1637 में ये लिखा गया था, 38 में पब्लिश हुआ था। जॉन मिल्टन के समय की बात करें तो 1608 से 1674 इनका पूरा जीवन काल है, ठीक है। तो आप इसको देख पा रहे हैं, ये एडवर्ड किंग की मृत्यु पर जो है लिखा हुआ एक एलिजी है, पैस्टोरल एलिजी। तो इसके लिए कहा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन ने। बिल्कुल आप सभी करेक्ट हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन ने कहा है कि लिसीदास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, और लिसीदास में ही पोएट्री की परिभाषा मिल्टन ने दी है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द इंग्लिश इक्विवेलेंट टू द टर्म मिमिसिस क्या होता है? प्यूरगेशन होता है कि करेक्शन होता है कि इमिटेशन होता है कि मोनोलॉग होता है? तो आप इसका आंसर करते जाएं, बताइएगा। थोड़ा टर्म से रिलेटेड और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाल देते हैं, ताकि आपको बहुत बढ़िया से ओवरऑल रिवीजन हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि सिर्फ राइटर और पोएट को ही आप देखते रह जाएं, बाकी पार्ट्स आपके छूट जाएं। तो सब कुछ देखना है फ्रेंड्स। ओके, यू कैन नॉट स्किप ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, यू विल हैव टू स्टडी ऑल ओवर द इंग्लिश लिटरेचर। बताइएगा। द इंग्लिश इक्विवेलेंट टू द टर्म मिमिसिस, बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट हैं। इमिटेशन, ठीक है, नकल, मिमिक्री यहीं से बना है। इट इज मिमिसिस इज ओरिजिनली इन अ ग्रीक टर्म, ये ग्रीक टर्म है, इंग्लिश में जब आता है तो इसका मीनिंग हो जाता है इमिटेशन, और इसी से बना है मिमिक्री। ओके, नकल करना, तो मिमिसिस शब्द याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी इन, बहुत आसान सा आपके लिए हो सकता है। देखिएगा, अगर जॉन वेबस्टर की बात करें तो इन्होंने डचेज ऑफ माल्फी लिखा है। स्पेनिश ट्रेजेडी की बात करें तो थॉमस किड ने लिखा है। हेमलेट की बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। गोरबोडक फर्स्ट पूछा है ना, बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। गोरबोडक करेक्ट आंसर है, जिसका सब टाइटल अगर पूछे तो फेरेक्स एंड पोरेक्स है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया अर्लीस्ट ट्रेजेडी है, किसके द्वारा? तो इनके राइटर का भी नाम ध्यान लें। तो यहाँ पर कौन कौन हो जाएंगे? थॉमस नॉर्टन एंड
थॉमस सैकविल। ओके, ये जो है कब लिखे थे, तो 1561 में। ओके, याद रखिएगा। गोरबोडक इज द फर्स्ट। और कॉमेडी की बात करें तो रॉल्फ राइस्टर डॉयस्टर निकोलस उडाल के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक वर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लिटरेचर बाई। आपके लिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये, बट मैंने इसको इसलिए डाल दिया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए और मैं कुछ और फैक्ट भी बता सकूं। ओके, तो बताइएगा। देखिए, आपका क्रिस्टोफर मार्लो, अर्लाफ सरे और शेक्सपियर और बेन जॉनसन, कौन सा करेक्ट होगा? सभी विद्यार्थी जानते हैं अर्लाफ सरे करेक्ट आंसर है बी। इनका दूसरा नाम हेनरी हावर्ड है। अब आपको ये बताना है कि टाइम, तो आप याद रखिएगा आपका 1540 यानी 1540 के आसपास इन्होंने ब्लैंक वर्स को जो है इंग्लिश लिटरेचर में परिचय करवाया था। और कब करवाया था या इनको कैसे जानकारी मिली, तो याद रखिएगा कि जो इटालियन जो कवि थे, जो आपके वर्जिल थे, एनियड उनकी इपिक है, तो वर्जिल के एनियड का ये ट्रांसलेशन किए थे बुक 2 का और बुक 4 का। याद रखिए, बुक 2 का और बुक 4 का ट्रांसलेशन करते समय इनको ब्लैंक वर्स की जानकारी मिली और इन्होंने ब्लैंक वर्स का जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया वर्जिल के एनाइड के बुक 2 एंड बुक 4 का, तब इन्होंने जो है ब्लैंक वर्स का परिचय इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लैंड में करवाया। उसके बाद इट बिकेम द स्टैंडर्ड मीटर फॉर एलिजाबेथन एज। अब बाद में आप जानते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के कि ये लाइन थी जिसके लिए बेन जॉनसन ने कहा है मार्लोज माइटी लाइन। फिर पॉपुलर ही हो गया। आप देखते हैं ऑल फॉर लव जॉन ड्राइडन का ब्लैंक वर्स में है, विलियम शेक्सपियर की रचनाएं भी ब्लैंक वर्स में है, तो आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। The poets of early 16th century such as Sir Thomas Wyatt, Henry Howard, Sir Walter Raleigh, Sir Philip Sidney, फिर है मैरी सिडने, माइकल ड्रेटॉन एंड सर जॉन डेविस हैव इन रिसेंट टाइम हैज़ बीन कॉल्ड। बताइएगा, इन सभी की चर्चा हुई है, क्यों हुई है इन सभी की चर्चा? तो इनको क्या कहा जाता था? कैवेलियर पोएट। तो आपको पता है कैवेलियर पोएट सपोर्टर ऑफ चार्ल्स फर्स्ट थे, और वो भी 17वीं शताब्दी में, 16वीं में नहीं। तो मेटाफिजिकल भी 17वीं में थे, 16वीं में नहीं। प्री शेक्सपियरियन पोएट और सिल्वर पोएट की बात करें तो आप याद रख लें डी ऑप्शन। आप सभी लोग डी ऑप्शन को करेक्ट करें। मुझे लगता है कि डी ऑप्शन आप भी करेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, इन्हें सिल्वर पोएट्स भी कहा जाता था, सिल्वर पोएट या सिल्वर राइटर्स। ओके, तो आपको पता चल गया। It was a group of 16th century English poets known for their excellence in writing short, elegant lyrical poems। ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। Who among the following writers is known for his epigrammatic prose style या aphoristic style? फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम्ब और विलियम हेजली, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो बताइएगा, इसका तो बिल्कुल भी ये गलत नहीं होना चाहिए। अफोरिस्टिक स्टाइल, इसको आप अपने शब्दों में और जान लें तो एपिग्राम मतलब कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहना, गागर में सागर भरना, दैट इज कॉल्ड फ्रांसिस बेकन। ओके, यू ऑल आर करेक्ट, ए फ्रांसिस बेकन। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21। वर्स दैट हैज़ नो सेट थीम, नो रेगुलर मीटर, नो राइम, स्टेंजाइक पैटर्न इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? नो मीटर नो राइम। अब ऐसे ध्यान रखें, कह दिया जाए, आप इसको लिख लें, आयम्बिक पेंटामीटर बट नो राइम। ओके, तो आपका ब्लैंक वर्स हो गया, बट आप ऐसे याद करें, नो मीटर नो राइम। तो आपका क्या हो जाएगा? फ्री वर्स। इट इज़ कॉल्ड वर्स लिब्रे। इट मीन्स बोथ बी एंड सी। ओके, चलिएगा। वॉट विटमैन को जो है ये फ्री वर्स का फादर माना जाता है। वॉट विटमैन अमेरिका वाले, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग पैसेज। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट। सूर्य बाईं ओर से ऊपर आया। आउट ऑफ द सी केम ही, और वह क्या हुआ?
समुद्र से बाहर आया, मैंने सूर्य बाईं ओर से ऊपर आया, वह समुद्र से बाहर आया। एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट, और वह क्या, वह चमक उठा और दाहिनी ओर समुद्र में उतर गया। वेंट डाउन इनटू द सी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, हाइपरबोली नहीं है, ओनामोटोपोइया नहीं है, ऑक्सीमोरन नहीं है, पर्सानिफिकेशन है। नेचुरल ऑब्जेक्ट को, फीलिंग्स को जो है पर्सानिफाई करना, तो सूर्य को यहाँ मनुष्य जैसा जो है कहा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पर्सानिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 23, द स्टेटमेंट आई केम, आई सा, आई कॉन्क्वेर्ड, यहाँ पर जो है दो फिगर ऑफ स्पीच है। एक है आपका कौन सा, दूसरा तो ऑप्शन में ही दिया है, एक ऑप्शन में नहीं दिया है, दूसरा दिया है। एंटीथेसिस, टॉटोलॉजी, ट्रांसफर एपिथेट या एनाफोरा, बताइएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आंसर करें। एंटीथेसिस नहीं है, दो क्लॉज का अपोजिशन। टॉटोलॉजी मतलब होता है एक्सेस यूज ऑफ वर्ड्स, मतलब आप वर्बोस कर दें, शब्दों को की अत्यधिकता ला दें, ठीक है। जैसे रिटर्न बैक, तो रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता, बट यहाँ पर आप लगा दें तो टॉटोलॉजी हो जाएगा। ट्रांसफर इपिथेट मतलब जहाँ पर एडजेक्टिव होना चाहिए वहाँ से कहीं और आप उसको शिफ्ट करें, नहीं है। एनाफोरा बिल्कुल सही, ये करेक्ट है। जैसे शुरुआत के जो क्लॉज होंगे या वर्ड या फ्रेज वो रिपीट होंगे, जैसे वी शैल, वी शैल, वी शैल, तो वी शैल रिपीट हो रहा है। वैसे आई रिपीट हो रहा है, तो आई केम, आई सा, आई कॉन्क्वर्ड, ठीक है। इसी प्रकार ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ क्लाइमैक्स भी है, मैं आई, मैंने देखा, मैं जीत गई, तो ये आपका क्लाइमैक्स भी है और आपका एनाफोरा भी है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लें। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन, लाइन है, शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, आई नथिंग एल्स इज प्रिंसेस डू बट प्ले अस कंपेयर्ड टू दिस, ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ अल्केमी, बताइएगा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, इसका आंसर करें। बताइएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सिमली अगर देखें तो लाइक, एज, सो कहीं पर अगर आया हो तो आप बताएं, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं, इसका मतलब ये नहीं है, सिमली आपका आंसर नहीं है। मेटोनमी नेम चेंज होता है वो भी नहीं, ट्रांसफर एपिथेट भी नहीं है। यहाँ पर जो है शी को उसने बहुत जो है अलग अलग तरीके से जो है रूपक अलंकार आप देखे हैं ना, मेटाफर मतलब किसी चीज़ को कोई कह देना तो कुछ कह देना, विभेद रहित आरोप। तो यहाँ देखिए शी इज़ ऑल स्टेट्स, उसने अपना सब कुछ उसको बता दिया, सारी प्रिंसेस भी उसी को बना दिया है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा ही आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, और एग्ज़ाम्स की तो लाइन लगी हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखें। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज़ अ चीयरफुल पेसिमिस्ट। ये भी देखिए बहुत मतलब 4 या 5 शब्दों के जो है एक स्टेटमेंट हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बताइए, ही इज़ चीयरफुल पेसिमिस्ट, यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, क्या क्लाइमेक्स कर दिया जाए, मेटाफर कर दें ही इज के नाम पे, या फिर मेटोनमी बना दें, ऑक्सीमोरन कर दें, बताएंगे। वैसे तो ऑक्सीमोरन वगैरह बहुत आसान माना जाता है, लेकिन अगर आप तनिक भी भ्रमित हुए तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। देखिए चीयरफुल है, 2 अपोजिट वर्ड अगल बगल रखे हैं, एक तरफ आनंद दूसरी तरफ निराशा, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो बहुत बढ़िया से आपने आंसर दिया, अंत तक बने रहे उनके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं, और ये मतलब बहुत तारीफ़ के लायक है जो आप मेहनत कर रहे हैं। कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्लासेज को शेयर करें और आत्मविश्वास से भरे रहें, क्योंकि यही आत्मविश्वास ही हमें एग्ज़ाम में कंफ्यूज होने से बचाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें ताकि एग्ज़ाम का जो डर है वो समाप्त हो सके। तो चलिएगा, थैंक्स अलॉट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार और विश्वास साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट।